है क्या अभी? हो गया। हाँ तो वी आर लाइव बच्चों, और जो मैंने बताया था आज मॉर्निंग में कि हम लोग करने वाले हैं ये जो पूरा जामिया का 10th का जो रिवीजन है हिंदी मीडियम का, वो स्टार्ट है। तो तो सबसे पहले जब ये हिंदी मीडियम का रिवीजन में मैं बताने वाला था आपको कि जितने भी 10th वाले चैप्टर्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, और सारे के सारे फॉर्मूले जो हम रिवाइज करेंगे यहाँ पे, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपको कल के एग्जाम के लिए। तो ये हमारा महा मैराथन है, किसके लिए? क्लास 11 जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस के लिए। और तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसको। और कितने लोग अभी वॉचिंग हैं? अभी ऑलमोस्ट 10 लोग अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक देखो, सबसे पहले जब मैं पहले टॉपिक की बात करता हूं वहां पे विभव अंतर। विभव अंतर मैंने तुमको सबसे पहले भी ये बताया था पहली क्लास के दिन, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था तो उस दिन ये बताया था मैंने कि फिजिक्स में कहीं भी पोटेंशियल नाम की, विभव नाम की चीज कभी भी डिफाइन नहीं होती है। विभव नाम की चीज कभी भी डिफाइन नहीं होती है। अगर मैं विभव की बात करता हूं तो मैं हमेशा बात करूंगा किस चीज की? विभव अंतर की, ठीक है। मैं हमेशा बात करूंगा विभव अंतर की, ठीक है। अब देखो, विभव अंतर को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो कैसे डिफाइन करूंगा? वो ये है, किसी आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य है। यानी कि अगर मेरे पास एक चार्ज क्यू नॉट है, मेरे पास अगर कोई चार्ज क्यू नॉट है, और मैंने क्या देखा कि उसको ए बिंदु से बी बिंदु तक मुझे लेकर जाना है। ए बिंदु से बी बिंदु तक उठाकर इस चार्ज को मुझे लेकर यहां तक जाना है। तो अब इस चार्ज को यहां तक लाने में अब इस चार्ज को यहां तक लाने में इस चार्ज को यहां तक लाने में कुछ ना कुछ जो बाह्य करता होगा, जो एक्सटर्नल एजेंट होगा, उसको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि ये चार्ज खुद तो उठ के आ नहीं सकता। अगर यहां पर कोई दूसरा चार्ज होता तो हो सकता था कि वो उसको अट्रैक्ट कर लेता या रिपेल कर लेता। लेकिन कभी भी अगर सिंगल चार्ज है तो वो क्या करेगा? दूसरे वाले चार्ज को लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ बाह्यकर्ता द्वारा बल लगाना उस पर पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब भी मैं अंतर निकालता हूं, जब भी मैं क्या निकालता हूं? अंतर निकालता हूं। तो आप लोग ध्यान रखना कि अंतर हमेशा निकालते हैं अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु का क्या मतलब हुआ? अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु का ये मतलब हुआ कि मुझको ये देखना है चार्ज कहां से उठा के कहां पर मैं लेकर आया हूं। यानी कि बी बिंदु पर मैं लेकर आया हूं, और कौन से बिंदु से? ए बिंदु से। बी बिंदु से ए बिंदु पर मैं चार्ज को उठाकर लेकर आया हूं, तो वो बराबर होगा कि जो मैंने कार्य किया, कहां से लेके? ए से लेके बी तक का मैंने कार्य किया, और उसको मैं डिवाइड करूंगा किससे? एक आवेश क्यू नॉट से। किससे? एक आवेश क्यू नॉट से। इसको क्या बोल देंगे हम? विद्युत विभव अंतर। अब बात करते हैं कि अगर पोटेंशियल या विभव की बात करूं तो मैं क्या होता है उस वक्त? ये होता है कि अभी मैंने दो बिंदुओं के बीच के क्या देखा था? आवेश देखा था। लेकिन अब मैं ये करता हूं कि एक बिंदु मैंने ए ले लिया और एक बिंदु मैंने अनंत ले लिया। अब मैंने क्या किया? अनंत से उठाकर दूसरे वाले आवेश को मैं लेकर आया। कहां पर लेकर आया? मैं ए पर लेकर आया। तो अब मैं फिर वही लिखूंगा कि वी ए माइनस वी इंफिनिटी, और कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ा होगा जो बाह्यकर्ता ने किया होगा। वो कितना हो जाएगा? डब्ल्यू एक्सटर्नल बटे क्यू नॉट। और आपको एक चीज मैंने भली भांति बताई थी कि जो इंफिनिटी पर पोटेंशियल जो होता है, जो विभव होता है, वो कितना होता है? जीरो। तो ये वाले टर्म को जीरो रखने पर आपको जो ए बिंदु है उस पर विभव मिल जाएगा कि डब्ल्यू एक्सटर्नल बटे क्यू नॉट। डब्ल्यू एक्सटर्नल बटे क्यू नॉट, उस पर क्या मिल जाएगा आपको? विभव मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर यहां तक बात? अब आगे चलते हैं। और याद क्या रखना है इसके लिए? मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, और अदिश राशि होती है, यानी कि दिशा इसमें होती नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाँ, अब तुमको पता है कि सबसे पहले चार्ज के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, करंट के बारे में मैं यह बता दूं कि करंट क्या होता है? जो आवेश का प्रवाह की दर होता है। आवेश के प्रवाह की दर का मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है, अगर मेरे पास कोई चालक है, और उस चालक में अगर फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहे हैं, तो तुमको ये पता है जो करंट की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में होती है। तो ये किसकी दिशा हो जाएगी? ये धारा की दिशा हो जाएगी। और धारा को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि उस चालक के अंदर कितना कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है और कितना उसमें समय लग रहा है। यानी आई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन टी। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आवेश बटे समय। और मात्रक क्या हो जाएगा इसका? मात्रक हो जाएगा एम्पियर के बराबर, ठीक है। और चिन्ह नहीं, इसको जो हम मात्रक कितना हो जाएगा? एम्पियर के बराबर हो जाएगा। और कौन सी राशि हो जाएगी ये?
हमेशा याद रखना है ये अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? अदिश राशि। करंट कैसी राशि होता है? अदिश राशि। ठीक है, ये बात क्लियर है। चले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, अब ये बात कि जब मैं प्रतिरोध की बात करता हूं, प्रतिरोध की बात करने में क्या चीज होती है कि प्रतिरोध में मैंने तुमको दो चीजें बताई थी। एक बार क्या बताया था कि प्रतिरोधों को हमने सीरीज और समांतर क्रम में जोड़ा, और एक चीज ये बताई थी कि अगर मेरे पास कोई ये चालक तार है, चालक तार है, और उस चालक तार की लंबाई मैंने कितनी ले ली? एल ले ली। फॉर एग्जांपल ये चालक तार है और उस चालक तार की लंबाई मैंने बेटा कितनी ले ली? एल ले ली। और उसका जो क्षेत्रफल ले लिया ए, और इसका जो मैंने प्रतिरोधकता ले ली रो, और इसका जो मैंने प्रतिरोध ले लिया वो किसके बराबर ले लिया? आर के बराबर ले लिया। तो तुमको पता है कि आर बराबर कितना हो जाएगा? रो एल बटे ए। यानी कि यहां से साफ पता चल रहा है कि आर जो होता है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आर किसके प्रोपोर्शनल होता है? एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो उसका क्षेत्रफल होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसकी क्या कहानी है? इसकी कहानी यह है कि अगर मैं लंबाई का मान बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, और अगर मैं एरिया को कम करूंगा तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। और मैं एरिया को बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, यहां तक किसकी बात हो गई है? यहां तक किसकी बात हो गई? प्रतिरोध की बात हो गई। ठीक है, और मात्रक क्या होता है इसका? मात्रक होता है बेटा इसका ओम। क्या होता है? ओम। ये ओमेगा से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और रो जो होता है इसको विशिष्ट प्रतिरोध या रेजिस्टिविटी बोलते हैं। किसको? रो को। और रो के बारे में एक बात ये याद रखनी है केवल और केवल कि जो रो जो होता है केवल दो चीजों पर निर्भर करता है, और जामिया में इस पे बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है। किस किस चीज पे? एक तापमान पर, और दूसरी चीज पदार्थ पर। किस पर? पदार्थ पर। अगर तुमने तापमान और पदार्थ को बदला नहीं है, अगर तुमने तापमान और पदार्थ को बदला नहीं है तो तुम्हारा रो चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, यहां तक बात। चले आगे चलते हैं। हाँ, अब आई देखो कहानी। अब ये मैंने दो तीन केस बताए थे तुमको कि मैंने एक बार वायर को काटा था, एक बार उसको मोड़ा था, स्ट्रेच किया था खींचने पर, और एक बार उसको कंप्रेस करने पर जो प्रतिरोधों में क्षमता में जो परिवर्तन आया था वो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक चालक तार है। ये जो चालक तार है मेरे पास, उसकी लंबाई मैंने एल मानी और इसकी प्रतिरोध मैंने कितना मान लिया बेटा? आर मान लिया। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया? मैंने इसको दो बराबर भागों में काटा। मैंने इसको दो बराबर भागों में काटा। कितने कितने में? आर L1 भाग में काटा जिसका प्रतिरोध कितना माना है मैंने? R1। और L2 भाग में काटा जिसका प्रतिरोध मैंने माना R2। और मैंने तुमको ये बताया था चालक तार जब भी काटोगे प्रतिरोध का मान जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? लंबाई के। यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? R1 बटे R2 इज इक्वल टू L1 बटे L2। ये समझ में आ गई बात कि R1 के सामने L1 और L2 के सामने L2, R2 के सामने L2। सिमिलरली अब यहां पर देखो, L लंबाई के चालक तार को मैंने दो भागों में काटा, L/3 और 2L/3। और मुझसे ये पूछा गया है कि मुझको ये बता दो, तुम मुझसे क्या पूछा गया है कि मुझको ये बता दो कि R1 और R2 का रेशियो जो होगा, जो अनुपात होगा वो क्या होगा? तुमको पता है R1 बटे R2 बराबर कितना होता है? L1 बटे L2 के बराबर। L1 बटे L2 के बराबर होता है R1 बटे R2 का मान। ठीक है, अब मैं यहां से R1 लिखता हूं बेटा और R2 लिखता हूं। L1 की जगह कितना लिखता हूं? L बटे 3। और L2 की जगह कितना लिखता हूं? L बटे 2L बटे 3। अब आपको साफ नजर यहां पर आ रहा है कि L बटे 3 से L बटे 3 ये कैंसिल हो गया, और यहां से R1 अनुपात R2 जो हो गया वो कितना हो गया? 1/2। यानी कि जिस अनुपात में आप तार को काटोगे उसी अनुपात में क्या होगा? उसी अनुपात में, जिस अनुपात में आप तार को काटोगे उसी अनुपात में क्या होगा? उसी अनुपात में, सही से दिखाई नहीं दे रहा है क्या मतलब है? उसी अनुपात में क्या होगा? तुम्हारा प्रतिरोध होगा। ठीक है, ये केस हो गया हमारे पास। अगला केस, हाँ अगला केस ये है कि मैंने तुमको बताया था कि किसी तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया तो उसका प्रतिरोध में कितना फर्क आएगा। अब मैंने ये देखा कि किसी तार की लंबाई कितनी थी? L थी, और उसका पुराना प्रतिरोध कितना था? R ओल्ड था, और मैंने उसकी तार की लंबाई को n गुना बढ़ा दिया और उसका मुझे नया प्रतिरोध निकालना है। तो आपको नया प्रतिरोध का फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट बताया था, वो कितना था? n² गुणा R ओल्ड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि जो पुराना वाला प्रतिरोध है उसको गुणा करनी है किससे? जितने गुना लंबाई को बढ़ाया गया है, जितने गुना लंबाई को बढ़ाया गया है, जितने गुना लंबाई को बढ़ाया गया है उससे
गुणा करनी है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आर न्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर ओल्ड के बराबर हो जाएगा कि मैंने कितने गुना लंबाई को बेटा बढ़ाया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं इसी का। हाँ देखो यहां पर है कि यदि आर प्रतिरोध वाले तार की लंबाई को कितना कर दिया जाए, दो गुना। कितना कर दिया जाए, दो गुना कर दिया जाए। यानी एन का मान यहां पे कितना कर दिया, एन का मान यहां पे कितना कर दिया, दो। और तुमको पता है पुराना प्रतिरोध कितना था, यानी आर ओल्ड का मान कितना था, आर के बराबर था। तो आर न्यू किसके बराबर होगा, वो होगा एन स्क्वायर गुणा पुराना वाला मान जो होगा आर ओल्ड उसके बराबर। यानी आर न्यू बराबर किसके हो जाएगा, आर ओल्ड इंटू एन स्क्वायर के, आर ओल्ड इंटू एन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब मुझको बताओ आर नया वाला मान मुझको निकालना है, कितने गुना बढ़ाया मैंने, दो गुना, यानी दो का स्क्वायर गुणा, और पुराना वाला प्रतिरोध कितना था, आर। तो जो नया वाला मान आ गया हमारे पास वो किसके बराबर आ गया, चार गुणा पुराना वाला प्रतिरोध यानी 4R के। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, 4R, ठीक है। अब तो इसमें समझ में आ रहा होगा बात, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाँ अब क्या ध्यान रखना है, अब ध्यान ये रखना है कि अगर मेरे पास दो सिलेंडर हैं, पहले की त्रिज्या कितनी है, R1 है, दूसरे की त्रिज्या कितनी है, R2 है। इसकी त्रिज्या R2 है और इसकी त्रिज्या R1 है। तो अगर आपसे त्रिज्या के संबंध में पूछ ले, किसका प्रतिरोधों का अनुपात पूछ ले, तो आपको ये याद रखना है कि इसमें जो होता है कि R1 बटे R2 जो होगा प्रतिरोधों का अनुपात, वो बराबर होगा R2 अपॉन R1, यानी कि त्रिज्या का उल्टा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और उसकी पावर कितनी होगी, 4। या तो इसको ऐसे याद रख लो, या इसको याद रखने का तरीका ये भी है एक कि आर नया मान बराबर होगा, जो पुराना मान है उसको ऊपर लिखो और नीचे जितने गुना त्रिज्या को बढ़ाया गया उसकी पावर 4, यानी कि आर न्यू बराबर कितना हो जाएगा, आर ओल्ड बटे एन की पावर 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है बात। चलो आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो यदि किसी तार का प्रतिरोध कितना दे रखा है, 96 ओम दे रखा है। यदि तार का प्रतिरोध 96 ओम है, यानी पुराना मान कितना दे रखा है आपको, ओल्ड 96 ओम। और कितने, पहली त्रिज्या कितनी थी यहाँ पे, R1 2 सेंटीमीटर थी, और R2 कितनी थी, R2 थी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझसे ये कहा गया कि अगर मैं R1 को बढ़ाकर 2 से 4 कर दूं तो प्रतिरोध पर कितना फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये देखो, ये जो मान है इसका कितने गुना है, 2 गुना, यानी 2 जो है 4 का कितना गुना है, 2 गुना है, यानी दूसरी वाली रेडियस पहली वाली रेडियस की 2 गुना है। तो यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा, 2। और तुमको पता है कि नया मान निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, आर ओल्ड बटे n की पावर 4, मतलब जितने गुना लंबाई को मैंने बढ़ाया, ठीक है, जितने गुना लंबाई को बढ़ाया उतने से डिवाइड करता हूं। तो आर न्यू, और जो पुराना वाला मान कितना था हमारे पास, 96 ओम, और 2 की पावर 4, बेटा 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, यानी 96 बटे 16, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 ओम। यानी कि अगर मैंने त्रिज्या को दोगुनी कर दिया तो उसका जो प्रतिरोध था वो कितने गुना कम हो गया, 16 गुना कम हो गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 ओम, ठीक है। हाँ अब देखो हमने एक ये मास्टर ट्रिक बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर लंबाई को गुना में बढ़ाया जाए, तो n क्या होता है, जितने गुना बढ़ाया गया, जितने गुना बढ़ाया गया किसको, प्रतिरोध की लंबाई को, ठीक है। और कितना प्रतिरोध चेंज होगा, तुमको पता है कि अगर प्रतिरोध चेंज निकालना है तो वो होता है n स्क्वायर माइनस 1 गुणा 100, और यहाँ पर n क्या होता है, जितने गुना प्रतिरोध लंबाई को बढ़ाया गया है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि लंबाई को गुना में ना देके कहाँ दे देगा, वो प्रतिशत में दे देगा, गुना में ना देके प्रतिशत में दे देगा। तो आपको जो गुना निकालना है, गुना निकालने का तरीका ये होता है 1 प्लस माइनस प्रतिशत। अब ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है, यहाँ पर अगर लंबाई को बढ़ाया तो प्लस लेंगे हम, और लंबाई को घटाया तो हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे यहाँ पे, ठीक है। बात यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, जो भी लोग अभी देख रहे हैं। हाँ ये देखो, यदि किसी तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, बढ़ा के, तो उसके प्रतिरोध में कितना बदलाव होगा। यानी कि देखो तुमने n का मान कितना रखा यहाँ पे, 2, तार की लंबाई को कितना बढ़ाया, 2 गुना, और तुमको पता है प्रतिशत चेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n स्क्वायर माइनस 1 गुणा
100 के बराबर। किसके बराबर गुणा? 100 के बराबर होता है। तो अब मैं क्या करता हूं, देखना आप लोग, प्रतिशत चेंज किसमें? प्रतिरोध में। कितना का स्क्वायर? 2 का स्क्वायर माइनस 1, और गुणा किससे करूंगा मैं? 100। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा? 4 माइनस 1 गुणा 100, यानी कितने प्रतिशत? 300%। कितने प्रतिशत आ गया? 300%। यानी कि लंबाई को 2 गुना करने पे चालक तार के जो प्रतिरोध है वो 300% हो गया। ठीक है, वॉइस नहीं आ रही क्या? आ रही है आवाज ये बच्चे? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात? चलें आगे देखते हैं। हाँ देखो, अगर किसी तार की लंबाई को कितने गुना बढ़ा दिया जाए? 100% बढ़ा दिया जाए। यदि किसी तार की लंबाई को 100% बढ़ा दिया जाए तो उस अर्थात लंबाई कितनी कर दी जाए? 2 गुनी कर दी जाए, तो उसका प्रतिरोध कितना बढ़ जाएगा? कितना बढ़ जाएगा? तो तुमको पता है कि पहले मैं प्रतिशत से क्या निकालता हूं? गुना। प्रतिशत से क्या निकालता हूं? पहले मैं गुना निकालता हूं, और गुना जो होता है वो होता है 1 प्लस परसेंटेज। प्लस क्यों लिया? क्योंकि हमने यहां पर लंबाई को बेटा क्या किया है? बढ़ाया है। तो गुना इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 प्लस 100/100। 1 प्लस 100/100। 1 प्लस 100/100। 100 से 100 गया तो कितने गुना निकल कर आ गया? ये 2 गुना। कितने गुना निकल कर आ गया? 2 गुना। तो यानी n का मान यहां पर 2 गुना आ गया कि मैंने लंबाई को 2 गुना बढ़ाया, तो प्रतिरोध कितने गुना बढ़ेगा? अब तुमको मैंने पीछे सवाल में दिखाया ही है कि लंबाई को 2 गुना बढ़ाने पे प्रतिरोध कितने गुना बढ़ेगा? 300%। तो आंसर कितना आ जाएगा उसका? 300%। ठीक है, आंसर 300% आ जाएगा। अब ये है, देखो ये तो हो ही गया। हाँ ये देखो ट्रिक। ट्रिक क्या है कि अगर तुमको ये गुना वाला जो फॉर्मूला है, क्या है? 1 प्लस प्रतिशत वाला जो गुना का फॉर्मूला है, 1 प्लस प्रतिशत वाला गुना का फॉर्मूला है, ये याद ना रहे तो आप एक डायरेक्ट आर का प्रतिरोध देख सकते हैं। कितना हो जाएगा? 2n प्लस एन स्क्वायर बटे 100। 2n प्लस एन स्क्वायर बटे 100। ये आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अब मैंने कितने प्रतिशत लंबाई को बढ़ाया? 100 गुना। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ पे मैं प्रतिशत चेन डायरेक्ट रख सकता हूं। 2 गुणा 100 प्लस 100 गुणा 100/100। इससे कटा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 300%। कितना आ जाएगा? 300%। यानी कि अगर कुछ भी याद ना रहे तो प्रतिशत चेंज किसमें? प्रतिरोध में। आप ये याद रख लेना 2n प्लस एन स्क्वायर बटे 100 के बराबर होता है। ठीक है, 2n प्लस एन स्क्वायर बटे 100 के बराबर होता है। ठीक है बात? चलो हाँ, अब तुमको पता है श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ये सारी चीजें तुमको पता है। ठीक है, कि अगर श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? आर नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर नेट इज इक्वल टू हो जाएगा R1 R2 R3 अप टू Rn, अगर n प्रतिरोधों को जोड़ा है। अब इसमें चीज क्या है? इसमें चीजें याद क्या रखने की है? पहली चीज याद ये रखने की है, अगर n समान प्रतिरोधों को जोड़ूं तो आर नेट जो हो जाता है बेटा वो कितना हो जाता है? n r के बराबर हो जाता है। पहली चीज इसमें ये है। दूसरी चीज क्या है? इसमें जो विभव होता है, कौन से में? और एक होती है चीज धारा। एक होता है विभव और एक होता है धारा। जो विभव होता है, विभव क्या होता है? इसमें विभाजित होता है। विभाजित होता है। क्या होता है? विभाजित होता है। और जो धारा होती है वो कैसी होती है? समान होती है। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। और अगर n प्रतिरोधों को मैं समान श्रेणी क्रम में जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा आंसर? वो एन आर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात? अब इसमें एक चीज क्या देखने की है, एक मिनट आगे चलते हैं। हाँ, समांतर क्रम आ गया। समांतर क्रम में तुमको पता ही है कि 1/r नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3। और इसमें जो पहली चीज क्या याद रखनी है कि अगर n समान प्रतिरोधों को जोड़ा जाए तो आर नेट जो निकल कर आता है इनका वो कितना हो जाता है? R/n के बराबर। किसके बराबर? R/n के बराबर। और समांतर क्रम है तो याद ये रखना है, अगर यहां से करंट आई गया तो यहां पर कितना जाएगा? I1। यहाँ पे कितना जाएगा? I2। यहाँ पे कितना जाएगा? I3। लेकिन पोटेंशियल जो विभव होगा तीनों प्रतिरोधों में कैसा होगा? वो समान होगा। यानी कि जो विभव होगा और जो धारा होगी, विभव कैसा होगा बेटा? यहाँ पे समान होगा। और धारा कैसी होगी? अलग नहीं होगी, विभाजित होगी। कैसी होगी? विभाजित। ठीक है, यहां तक क्लियर है हमें? ठीक है, अब आगे चलते हैं इसका। हाँ, ओम्स कर लो। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम तुम सब लोगों को पता है
कि ओम का नियम ये कहता है कि यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभव अंतर जो होता है उसकी धारा के समानुपाती होता है, उसकी धारा के समानुपाती कुछ इस टाइप से जाता है। यानी कि क्या होता है कि इसकी मैं अगर प्रवणता निकालूं तो प्रवणता कितना होता है y अपॉन एक्स के बराबर। y कितना है यहाँ पे v और x कितना है i, वो किसके बराबर आता है r के बराबर। यानी ओम के नियम के अनुसार जो मैं अगर ओम के नियम के अनुसार वी आई ग्राफ की प्रवणता निकालूं, स्लोप निकालूं, तो किसके बराबर आती है, प्रतिरोध के बराबर आती है। ठीक है बात यहाँ पे ठीक। और ओम के नियम का सूत्र क्या होता है, v बराबर आई आर। अब इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, i बराबर कितना हो सकता है v अपॉन आर हो सकता है, और r बराबर कितना हो सकता है v अपॉन आई हो सकता है, r बराबर v अपॉन आई हो सकता है। ठीक है, लेकिन बात क्या रखनी है, याद ये रखनी है इसमें क्या समान रहना चाहिए, तापमान जो होता है बेटा वो कैसा रहना चाहिए, समान। तापमान कैसा रहना चाहिए बेटा, यहाँ पे समान तापमान रहना चाहिए। ठीक है, कोई किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ, मैं कमेंट पढ़ रहा हूं। हाँ भी लड़कों, सब लोग बताएं, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, किसी को कुछ प्रॉब्लम यहाँ तक। चलो आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, आगे क्या है बेटा, हाँ, यदि n समान तारों वाले प्रतिरोधों को पहले मैंने कहां पे जोड़ा, पहले मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ा, पहले कहां पे जोड़ा, सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में, उसके बाद कहां पे जोड़ा, पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो दोनों स्थितियों में कुल प्रतिरोध में कितना परिवर्तन होगा, उसमें क्या निकालना है, पहले अनुपात निकालना है, यानी कि आर सीरीज बटे आर पैरेलल, और फिर योग निकालना है जिसमें आर सीरीज प्लस आर पैरेलल तुमको निकालना है। अब तुमको मैंने अभी बताया था पिछले ही क्वेश्चन में, क्या बताया था पिछले ही क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में ये बताया था कि n समान प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ दूं मैं, आर आर कहां तक है ये, अप टू n तक, अप टू n तक, तो उनका जो आर नेट हो जाता है बेटा वो किसके बराबर हो जाता है, एन आर के, किसके बराबर हो जाता है, एन आर के बराबर हो जाता है। और अगर n समान प्रतिरोधों को मैं किस में जोड़ दूं, n समान प्रतिरोधों को मैं किस में जोड़ दूं, आर आर आर, किस में जोड़ दूं मैं, समांतर क्रम में जोड़ दूं, तो उसका जो आर नेट हो जाता है वो कितना आ जाता है, वो आ जाता है आर बटे एन। और ये बात मैं तुम सब लोगों को क्लास में भी एक बार करा चुका हूं। ठीक है, ये मैं क्लास में भी तुम लोगों को करा चुका हूं। तो अगर मैं इनका अनुपात निकालूं, आर एस बटे आर पी, एस का कितना मान हो गया, एन आर, पी का कितना मान हो गया, आर बटे एन। अब गौर से देखो, आंखें खोल के, यहाँ पे गौर से क्या देखोगे, गौर से ये देखो, आर से आर कट जाएगा और ऊपर पहुंचकर कितना हो जाएगा, ये एन स्क्वायर, यानी कि आर सीरीज बटे आर पैरेलल, इसका जो मान हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर के बराबर। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, आर सीरीज प्लस आर पैरेलल, तो उसका आंसर आता है एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन, और साथ में गुणा करता हूं मैं किससे, आर से। ठीक है बात, ये भी मैं तुमको सवाल करा चुका हूं, और याद रख लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एमयू वो जामिया में बहुत पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को बताएं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं, बहुत जल्दी रिवीजन करा दूंगा मैं। अब देखो ये कौन सा सूत्र आ गया, ये यहाँ पे ये कौन सा नियम आ गया यहाँ पे, कि तुमको मैंने दो चीजें बताई थी अभी तक, कि दो चीजें क्या बताई थी, दो चीजें ये बताई थी कि एक फॉर्मूला क्या बताया था, I1 वन इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2, और किससे गुणा करी थी, जो टोटल करंट था यहाँ पे, इससे। ये कैसे निकाला था मैंने, I1। ठीक है, और यहां से अगर मैंने I2 निकालना था तो वो कितना था, R1 अपॉन R1 प्लस R2, और गुणा किससे करनी थी बेटा, यहाँ पे I से। यानी कि मुझे I1 I2 की वैल्यू अगर दो प्रतिरोध थे वहां पर निकालनी आती थी, जिसको मैंने क्या बोला था, करंट डिवाइडर रूल। क्या बोला था, करंट डिवाइडर रूल। और करंट डिवाइडर रूल की एक खासियत ये थी कि केवल और केवल दो प्रतिरोधों के लिए लगता है। कितने प्रतिरोधों के लिए लगता है, केवल और केवल दो प्रतिरोधों के लिए करंट डिवाइडर रूल लगता है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर यहां से करंट आई जा रहा है, यहां से I2 जाएगा, यहां पे I1 जाएगा, और यहां पर I3 जाएगा, तो तुम क्या ले लो, इन सबका अनुपात I1 I2 I3, और वो किसके बराबर होता है, 1/R1 1/R2 और 1/R3 के बराबर।
ठीक है बात यहाँ पे, वो इस टाइप से अनुपात ले लेना है बस तुमको। क्लियर है यहाँ तक बात? क्योंकि ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। अब आगे चलते हैं, इसका इसका एक सवाल भी है। अब V1 कैसे निकालना है? तुमको ये पता है V बराबर किसके होता है? आई आर के होता है। V बराबर किसके होता है? आई आर के। और कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम है बेटा? ये श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में क्या होता है? धारा I का मान कैसा होता है? धारा I का मान कैसा होता है? समान होता है। धारा I का मान कैसा होता है? समान होता है श्रेणी क्रम में। तो अब मैं क्या करता हूं, धारा I का मान अगर समान है, धारा I का मान अगर समान है, तो तुमको डायरेक्ट दिख रहा है कि V किसके प्रोपोर्शनल आ गया यहाँ पे? R के। V किसके प्रोपोर्शनल आ गया? R के प्रोपोर्शनल आ गया। और V जो R के प्रोपोर्शनल आया बेटा, हाँ, V जो R के प्रोपोर्शनल आया बेटा, तो इसका मतलब ये हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि V1 बटे V2 बराबर कितना हो जाएगा? R1 बटे R2। R1 बटे R2। ठीक है बात? और अगर मैं रेशियो लेना चाहूं V1, V2 और V3 किसके बराबर हो जाएगा? R1 अनुपात R2 अनुपात R3। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ पे? ठीक है, ये लगा लोगे। अब कैसे लगाना था? अब V1, अगर तुमको V1 निकालना है, यहाँ पे देखो V1, तो V1 निकालने के लिए क्या रखोगे? R1 ऊपर रखोगे, नीचे रखोगे R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे जो टोटल वोल्टेज V तुमको दिया हुआ है इस टाइप से, ये V1 निकल जाएगा। V2 निकालना है तुमको, तो कैसे करोगे? R2 ऊपर रखोगे, V2 के सामने R2 है ना, R1 R2 और R3, और गुणा किससे करोगे? टोटल वोल्टेज से करोगे। ठीक है, और अगर तुमको V3 निकालना है तो क्या करोगे? R3 अपॉन R1 जमा R2 जमा R3, और किससे गुणा करोगे तुम? V से गुणा करोगे। ठीक है, V से गुणा करोगे यहाँ पे। ठीक है, ये तुम्हारा V1 V2 V3 आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, हाँ, अब व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं हम। व्हीटस्टोन ब्रिज में हम क्या करते हैं? किसी को कोई परेशानी चैट में बताओ जल्दी, कौन कौन देख रहा है अभी? हाँ भाई, लिखो कुछ यार, बोल तो रहे नहीं तुम लोग। देखो भाई, अब तुमको ये पता है प्रतिरोध, जब ये समांतर क्रम वाला ये व्हीटस्टोन ब्रिज आता है, तो तुमको पता है ना तो ये समांतर क्रम में होता है ना ही श्रेणी क्रम में होता है। तो फिर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो एक कहानी है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, अच्छा, अच्छे से ही बताएंगे बिल्कुल। देखो क्या है कि मुझको ये पता है कि ये मेरे पास कौन सा प्रतिरोध है? R1 प्रतिरोध है, ये R2, ये R3 और ये R4, और बीच में क्या लगा हुआ है? R5। तो इसमें क्या देखना है कि अगर R1 बटे R2 का मान बराबर हो जाए किसके? R3 बटे R4 के। R1 बटे R2 का मान बराबर हो जाए किसके? R3 बटे R4 के। तो मुझे क्या करना है? बीच में जो ये वाला करंट होता है R5, इसमें धारा का मान जो हो जाता है बेटा, वो कितना हो जाता है? 0। धारा का मान कितना हो जाता है? 0। ठीक है, यहां तक बात। और हम क्या करते हैं, ये जो R5 वाला प्रतिरोध है, इसको क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। इसको रिमूव कर देते हैं, या क्या कर देते हैं? इसको हटा देते हैं। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। ठीक है, सही हो? ठीक है बात, चलो जी, यहां तक बात हो गई। क्या है कि R1 की गुणा R3 से कर दो, R2 की गुणा R4 से कर दो, तो क्या हो जाएगा? ब्रिज संतुलित हो जाएगा। ब्रिज क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। और इस स्थिति में जो गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है जिसमें करंट कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। और जो मध्य वाला प्रतिरोध यानी R5 जो होता है, उसमें धारा का मान 0 हो जाता है, यानी कि I5 कितना हो जाता है? 0। इसलिए उसको क्या कर सकते हैं? हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? चलो आगे चलते हैं। हाँ, इस टाइप से आ सकता है। देखो ये आर है, यहाँ पे ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है। अब मैं यहाँ पे देखूं कि आर बटे आर बराबर किसके होगा? आर बटे आर के। यानी एक का मान किसके बराबर आ रहा है? 1 के बराबर आ रहा है। यानी 1 बराबर किसके आ रहा है? 1 बराबर 1 के आ रहा है। जब 1 बराबर 1 के आ रहा है, जब 1 बराबर 1 के आ रहा है, तो तुम एक चीज बताओ, ये R5 वाला जो प्रतिरोध है, R5 वाला जो प्रतिरोध है, इसको मैं क्या कर सकता हूं? हटा देंगे। इसको क्या कर देंगे बेटा? इसको हम हटा देंगे, बिल्कुल इसको हटा देंगे, बिल्कुल। और इसको हटाने के बाद जो तुम्हारा आर ए बी, ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकल कर आता है, वो कितना निकल कर आता है? आर। आर कैसे निकल कर आया भैया? ये आर निकल कर कैसा आया? ये आर निकल कर आने का क्या वो है?
ये आर निकल कर आने का ये वो मसला है कि मैंने तुमको बताया था कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में पांचों प्रतिरोध समान हो जाएं यानी आर हो जाएं तो तुल्य प्रतिरोध भी आर ही नजर आता है। तुल्य प्रतिरोध भी कितना नजर आता है? आर ही नजर आएगा। ठीक है, आर भी नजर आएगा। ठीक है, क्लियर है बात? कलर चेंज करूं क्या? हाँ, आर रेड वाला किया। अगर मैंने यहाँ पे आर बराबर 10 ले लिया तो पूरे सर्किट का मान कितना आ जाएगा? 10 ओम। 25 ओम ले लिया तो पूरे सर्किट का मान 25। 30 ओम ले लिया तो पूरे सर्किट का मान कितना आ जाएगा? 25 ओम। यानी कि अगर तुम 10 ओम लोगे पूरे सर्किट का मान तो 10 आ जाएगा। 20 ओम लोगे तो कैसा आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 30 ओम लोगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, चले आगे आप लोग। हाँ, देखो एक तरीका ये भी हो सकता है। अब पहले इन दोनों को देखो, कि आर बटे आर, और फिर इन दोनों को देखो, आर बटे आर कितना आ रहा है? दोनों बराबर आ रहे हैं। यानी व्हीट स्टोन ब्रिज की जो कंडीशन है, जो व्हीट स्टोन ब्रिज, जो गेहूं पत्थर का पुल है, जो व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। तो ये वाला जो प्रतिरोध है इसको हटा देंगे हम, और तुमको पता है इसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। और तुमको पता है इसका आर ए भी जो आ जाएगा किसके बराबर आ जाएगा? आर के ही बराबर आ जाएगा, क्योंकि मैंने ये अभी कल या परसों ही क्लास में कराया तुम लोगों को, है ना? कल या परसों ही क्लास में कराया है। ठीक है, ये किसका तरीका हो सकता है सॉल्व करने का, या इसका दूसरा फॉर्म है। ठीक है, हाँ देखो, शक्ति, पावर। पावर में क्या होता है बेटा? शक्ति, पावर। पावर में क्या होता है बेटा? पावर में ये होता है कि अगर मेरे पास कोई प्रतिरोध है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई प्रतिरोध है तो मैं क्या करता हूं? देखो पहले गौर से इधर देखो, ये प्रतिरोध आई है, आर है, इसमें मैंने V वोल्ट की बैटरी से यहाँ पे लगा दिया, V वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगा दी, और I यहाँ पे हो गया। तो तुमको पता है पहला फॉर्मूला क्या होता है पावर का? P इज इक्वल टू VI। जो क्या होता है, ये ऐसा सूत्र होता है जो हर क्रम में लगा सकते हो। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? V स्क्वायर अपॉन R। और तीसरा फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 1, और इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 3। अब इसको हम मान सकते हैं। ठीक है भाई, अब ये 1 2 3 तो हमने मान लिया, 1 2 3 हमने मान लिया। अब हमको बताना ये है ये फॉर्मूला कहाँ लगाना है, ये कहाँ लगाना है, और ये कहाँ लगाना है। तो याद ये रखना है कि ये फॉर्मूला कहाँ लगा सकते हो? सब जगह। ये फॉर्मूला सब जगह लगा सकते हो जहां पर V और I दिया है तुमको। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब V का मान कैसा हो? कांस्टेंट हो। और V का मान कांस्टेंट कौन से क्रम में होता है बेटा? समांतर क्रम में। ठीक है, और अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने V को कांस्टेंट ले लिया तो आपको यहां साफ दिख रहा है कि P जो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? R के। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल R के हो जाएगा समांतर क्रम में। यानी कि R का मान बढ़ाने पर P का मान क्या होगा? कम होगा, और R का मान कम होने पर P का मान क्या होगा? बढ़ेगा। R का मान कम होने पर P का मान बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर ये कब लगाना है? ये तब लगाना है जब धारा का मान कैसा हो? नियत हो। जब धारा का मान कैसा हो बेटा? नियत हो। तो जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगी? प्रतिरोध के। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं R का मान बढ़ाऊंगा तो P का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा, और R का मान घटाऊंगा तो P का मान भी क्या होगा बेटा? घटेगा। P का मान भी घटेगा। ये समझ में आ गई बात? चलो, और कुछ डाउट हो तो बताओ जल्दी। मैं सोच होगा। तो यहां तक सबको समझ आ गई ना बात, है ना? चलो आगे चलते हैं। एक मिनट रुको, क्या रह गया यहाँ पे? क्या रह गया? अभी हमने शक्ति की बात की। एक टर्म होता है हीट, एक टर्म होता है हीट, जिसको क्या बोला जाता है? ऊष्मा। क्या बोला जाता है बेटा? ऊष्मा। याद ये रखना है, जब भी हीट निकालना है तुमको, तुमको कुछ नहीं करना, जो शक्ति दे रखी है पावर, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, यानी H इज इक्वल टू P इंटू टी। अब H का एक फॉर्मूला क्या आता है? एक फॉर्मूला तो आता है VI T के बराबर। ठीक है, पहला फॉर्मूला।
और दूसरा फॉर्मूला आता है कि H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर गुणा टी। दूसरा फॉर्मूला ये आता है। और तीसरा फॉर्मूला क्या आता है? तीसरा फॉर्मूला आता है आई स्क्वायर आर गुणा टी। आई स्क्वायर आर गुणा टी, ये क्या आता है? तीसरा फॉर्मूला आता है। ठीक है, यहां तक बात बिल्कुल ठीक। अब लगाने कैसे हैं? वही वाली बात कि ये हर जगह लगा सकते हो, सब जगह। ये केवल और केवल कहां लगाना है? समांतर क्रम में। कहां पे? समांतर क्रम में। ये लगाना है सीरीज में। कहां लगाना है? सीरीज क्रम में। ठीक है, क्लियर है बात? और याद क्या रखना है? इसकी जो वो होती है, यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल। और कभी कभी कैलोरी में पूछ लेता है, तो याद ये रखना है 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल के। कितने? 1 कैलोरी बराबर किसके होता है? 4.2 जूल के बराबर होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, उदाहरण। उदाहरण क्या है कि मेरे पास एक मेरे पास एक सर्किट दे रखा है जिसमें R1 का मान 10 ओम दे रखा है, R2 का मान 20 ओम दे रखा है और R3 का मान हमको 30 ओम दे रखा है। ठीक है, बात यहां तक सबको क्लियर है? नहीं बात कि R1 R2 R3 हमको दे रखे हैं। ठीक है बात? तो R1 10 दे रखा है, R2 20 दे रखा है और R3 कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। और उनको समांतर क्रम में हमने जोड़ दिया। अब एक बात तुमको पता है, क्या पता है तुमको? कि समांतर क्रम में क्या समान होता है? विभव का मान कैसा होता है? समान होता है। विभव का मान कैसा होता है? समांतर क्रम में समान होता है। और विभव का मान समान होता है तो तुमको पता है कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? वी स्क्वायर अपॉन आर। कौन सा फॉर्मूला? वी स्क्वायर अपॉन आर। यानी कि यहां से P जो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? आर के। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटा ये हुआ कि जैसे जैसे तुम R का मान बढ़ाओगे P का मान कम होगा, और जैसे जैसे तुम R का मान घटाओगे P का मान क्या होगा? बढ़ेगा। R का मान बढ़ाओगे तो P का मान घटेगा, और R का मान घटाओगे तो P का मान बढ़ेगा। ठीक है, यहां तक बात? हाँ, H बराबर VIT तब लगाना है, ये किसी भी केस में लगा सकते हो तुम। ठीक है, तो क्या देखना है मुझे? अब आपको यहाँ दिख रहा है कि R1 का मान कितना है? 10 है, R2 का मान कितना है? 20 है, और R3 का मान कितना है? 30 है। यानी कि R3 सबसे बड़ा, R2 उससे छोटा और R1 उससे छोटा। और तुमको ये पता है कि जिसका प्रतिरोध ज्यादा उसकी शक्ति कम, क्योंकि समांतर क्रम है। तो यहां मैं लिखूंगा P1, P2 और P3। और भाई देखो, ये देख लेना, मैं तुमको बता चुका हूं कि जामिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए है कि वहां पे थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा आती है न्यूमेरिकल के अलावा। तो ये बहुत अच्छे से देख लेना कि समांतर क्रम में जुड़े हैं, V कांस्टेंट होगा, और V कांस्टेंट होने के साथ साथ क्या होगा? P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर से। अब क्या देखोगे कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। ये P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे तुम R का मान बढ़ाओगे ऐसे ऐसे किसका मान बढ़ेगा? ऐसे ऐसे किसका मान बढ़ेगा? P का मान कम होगा। ऐसे ऐसे P का मान कम होगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर देखा कि R3 R2 R1 आ गया, तो P1 P2 कितना आ जाएगा? P1 सबसे ज्यादा, P2 सबसे कम और P3 उससे कम। यानी जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा उसकी पावर सबसे कम, जिसका प्रतिरोध सबसे कम उसकी पावर सबसे ज्यादा। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम वाली बात यहां पे नहीं है। चलो आगे चलते हैं फिर। हाँ, ये देखो, अब मैंने क्या किया। हाँ, अब मैंने क्या किया, एक चीज होती है, एक टर्म होता है ब्राइटनेस, एक टर्म होती है ब्राइटनेस। अब ब्राइटनेस दो चीजों पे डिपेंड करती है कि समांतर क्रम में बल्ब की ब्राइटनेस क्या होगी, और समांतर क्रम में बल्ब की ब्राइटनेस क्या होगी, और सीरीज में बल्ब की ब्राइटनेस क्या होगी। तो याद ये रखना है किसमें? समांतर क्रम में। क्या याद रखना है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में याद ये रखना है कि जिसकी जिसकी पावर ज्यादा होगी, जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस क्या होगी? ज्यादा होगी। जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, और जिसकी पावर कम होगी, जिसकी पावर कम होगी उसकी ब्राइटनेस बेटा क्या होगी? कम होगी। जिसकी पावर ज्यादा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा, और जिसकी पावर कम उसकी ब्राइटनेस भी कम। अब एक चीज देखो, ये जो B3 बल्ब है, ये B3 बल्ब है, ये B2 बल्ब है, ये B1 बल्ब है। ठीक है, इसकी पावर कितनी है? 10 वाट, इसकी पावर 20 वाट, और इसकी पावर 30 वाट। यानी कि 10, 20 और 30, तीन पावर इसकी दे रखी हैं। और मैंने ये बताया कि समांतर क्रम में क्या है बेटा? समांतर क्रम में ये है कि जिसकी पावर ज्यादा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा। तो आपको साफ साफ यह नजर आ रहा है कि P3 की पावर सबसे ज्यादा, फिर उससे कम P2 और उससे कम P1। तो मैं यहाँ साफ कह सकता हूं ना कि जो बल्ब 3 होगा उसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा, बल्ब 2 की बीच में होगी, और बल्ब 1 की सबसे कम होगी। अजान हो रही है, रुकते हैं 5 मिनट।
चलो भाई स्टार्ट करते हैं ना। यहाँ तक हो गया था ये समझ भी आ गया होगा सबके पावर वाली बात। हाँ अब देखो पावर वाला जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट था वो खत्म हुआ। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं ऑप्टिक्स की। किसकी? ऑप्टिक्स की, यानी कि लाइट वाले पार्ट की। ठीक है, समझ में आ गई बात। ऑप्टिक्स में क्या है कि सबसे पहले मेरे पास क्या होता है, सबसे पहले मेरे पास एक समतल दर्पण है या मेरे पास एक प्लेन मिरर है। ठीक है, और प्लेन मिरर की कहानी क्या है? प्लेन मिरर की कहानी ये है कि अगर ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है या कोई समतल दर्पण है, ये मेरे पास कोई क्या है, कोई समतल दर्पण है, तो तुमको पता है कि अगर मैं वस्तु को इससे x दूरी पर रख दूं, वस्तु को इससे x दूरी पर रख दूं, तो इसका जो ये क्या है मेरा भाई, यहाँ पे वस्तु क्या है, यहाँ पे बेटा वस्तु, तो इससे प्रतिबिंबी कितनी दूरी पर बनेगा? प्रतिबिंबी इससे x दूरी पर ही जाकर बनेगा। प्रतिबिंबी इससे कितनी दूरी पर जाकर बनेगा? x दूरी पर जाकर बनेगा। ठीक है, और दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज ये थी कि अगर ये इधर कितनी चाल से जा रहा है, v चाल से जा रहा है, तो प्रतिबिंब जो आएगा इधर कितनी चाल से आएगा? 2v चाल से। कितनी चाल से? 2v। यानी कि अगर मैं तुमसे पूछा जाए वस्तु के सापेक्ष, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल कितनी होगी, वो कितनी होगी बेटा? 2v। कितनी होगी? 2 गुना होगी। जिस जिस चाल से वस्तु चल रही है उसकी कितनी होगी? 2 गुना होगी। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, और एक चीज याद रखनी है, अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है? y है, तो वस्तु की ऊंचाई भी कितनी, मतलब वस्तु की ऊंचाई y है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? y के बराबर होगी। अब आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ, प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालते हैं? प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का तरीका क्या है? अब देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तुमको। एक दर्पण फॉर एग्जाम्पल ये है, एक दर्पण ये है, और दूसरा दर्पण ये है, थीटा। एक दर्पण ये है और दूसरा दर्पण ये है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये जिसको मैंने क्या बोला, m1 बोल दिया, और जिसको मैंने क्या बोल दिया बेटा, m2। अब सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, एक टर्म होता है m, जिसको किससे डिफाइन करता हूँ? 360 डिग्री बटे थीटा। 360 बटे थीटा के तौर पे इसको हम डिफाइन करते हैं कि m बराबर कितना होता है? m बराबर होता है 360 बटे थीटा के बराबर। ये m की वैल्यू होती है। अब दो चीजें होती हैं, केस वन, जब m पूर्णांक हो, है ना, m कैसा हो? इंटीजर हो। यदि m सम है, यदि m की वैल्यू सम या इवन आ जाए, तो जो प्रतिबिंबों की संख्या n होगा, अगर m का वैल्यू कैसा आ जाए, m का वैल्यू कैसा आ जाए? सम आ जाए। सम का मतलब क्या होता है? इवन। सम का मतलब क्या होता है बेटा? इवन आ जाए, तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर कितना होगा? m माइनस वन। प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर कितना होगा? m माइनस वन के बराबर होगा। और अगर m ऑड है, ऑड का मतलब क्या होता है? विषम है। ऑड का मतलब क्या है? विषम है। तो प्रतिबिंबों की संख्या जो हो जाएगी, प्रतिबिंबों की संख्या डायरेक्ट, अगर m का मान कैसा आ जाए? विषम आ जाए, तो प्रतिबिंबों की संख्या डायरेक्ट कितनी हो जाएगी? m के बराबर हो जाएगी। प्रतिबिंबों की संख्या m के बराबर हो जाएगी। जैसे उदाहरण यहाँ पे आपको कितना दे रखा है? उदाहरण आपको 20 डिग्री दे दिया, यानी दो दर्पणों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 20 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, दो दर्पणों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है बेटा? 20 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आप क्या करोगे? मैं क्या निकालूंगा? सबसे पहले m निकालूंगा। m बराबर कितना होता है? 360 बटे 20। 360 बटे 20, तो कितनी बार गया ये? 18 बार। यानी m का मान कितना हो गया? 18 के बराबर। m का मान कितना हो गया? 18 के बराबर। समझ में आ गई बात। और दूसरी चीज, अब मैं क्या निकालूंगा यहाँ से? n। अब देखो m जो आया यहाँ पे कैसा आया? सम आया। तो सम आने के बाद जो प्रतिबिंबों की संख्या n होती है वो कितनी होती है? m में से एक घटा दो। कितनी होती है? m में से एक कम कर दो, यानी कि m माइनस एक। कितनी हो जाएगी बेटा? m माइनस एक। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? m माइनस एक, यानी 18 माइनस वन। तो इस केस में प्रतिबिंब कितने बन जाएंगे? इस केस में प्रतिबिंब बन जाएंगे 17। कितने बन जाएंगे? 17 प्रतिबिंब। ठीक है, ये याद रखोगे। चलो आगे। हाँ, और एक चीज और, एक चीज और, कि अगर कहीं पर m का मान ऐसा आ गया 2.67, तो या तो इसको लिखने का तरीका ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m। इसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कौन सा फंक्शन? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें क्या होता है, अगर मैं n बराबर 2.67 करूं, तो यहां से n का मान कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2। और मैं n बराबर 3.929 कर दूं, फिर भी यहां से n का मान कितना आ जाएगा? 3 आएगा।
3.99 को तुम 4 लिखने की कोशिश मत करना, 4 लिखने की कोशिश तुमको नहीं करनी है, ठीक है? यहां तक बात, कोई दिक्कत है? लिख के बताओ जल्दी। चलो जी आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो आवर्धन, दो तरीके बताए थे आवर्धन के। m बराबर कितना होता है, एच आई बटे एच नॉट बराबर माइनस के v बटे u। ये किस में होता है, ये तो होता है बेटा कहाँ पे, माइनस वाला कहाँ पे होता है, दर्पण में। कहाँ पे होता है, दर्पण में। और एक m बराबर कितना होता है, m बराबर कितना होता है, एक m बराबर कितना होता है, एच आई बटे एच नॉट इज इक्वल टू प्लस के v बटे u, प्लस के v बटे u। ये कहाँ पे होता है, ये लेंस में होता है। ये कहाँ पे होता है, लेंस में होता है। एक होता है दर्पण में और एक होता है लेंस में। अब एक चीज क्या याद रखनी है, देखो जो हमारा समतल दर्पण होता है बेटा वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी। अभी याद रखो, बताऊंगा इसका क्या सिग्निफिकेंस है। और अवतल दर्पण जो होता है वो आभासी भी बनाता है और समतल भी, वास्तविक भी बनाता है। और जो उत्तल दर्पण होता है वो केवल कैसा बनाता है, आभासी बनाता है। लेकिन एक चीज ये देखो, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है केवल और केवल एक प्रतिबिंब वस्तु बनाता है, वो कौन सा दर्पण होता है, वो होता है अवतल दर्पण। वो कौन सा दर्पण होता है बेटा, अवतल दर्पण। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब केवल एक दर्पण बना सकता है, जिसको क्या बोलेंगे हम, अवतल दर्पण बोलेंगे, ठीक है? कोई यहां तक परेशानी है, लिख के बताओ जल्दी। ठीक है यहां तक कि अवतल दर्पण, ठीक है? अब हमको देखना है आवर्धन। यार एक मिनट, हाँ अब क्या देखना है आपको, आवर्धन। आवर्धन से देखने से पहले, इस पूरे पेज को देखने से पहले मैं तुमको बता दूं एक बार, यहाँ पे देख लो। हाँ, तुमको एक बार मैं यहाँ पर बता दूं कि अगर m की वैल्यू -1 है, तुमको जहां भी माइनस दिखे, जहां भी कैसा दिखे, माइनस दिखे, जहां भी तुमको माइनस दिखे वहां पे तुमको केवल और केवल एक दर्पण लगाना है। कौन सा, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है? कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक के साथ साथ एक चीज हमेशा याद रखना, जहां पे वास्तविक होगा वहां पे कैसा होगा, उल्टा। जहां पे वास्तविक होगा वहां पे कैसा होगा, उल्टा, ठीक है बात? ठीक। और एक दूसरी चीज क्या आई कि m की वैल्यू +1 आ गई। m की वैल्यू +1 आ गई, इसका मतलब हुआ देखो, एक +1 हो सकती है, एक -1 हो सकती है। अब क्या ध्यान रखना है, एक +1 हो सकती है, एक -1 हो सकती है। ध्यान बेटा ये रखना है कि जहां भी माइनस आए वहां पे कौन सा दर्पण होगा, अवतल। लेकिन जहां भी 1 आ जाए, +1 का मतलब क्या हो गया कि, +1 का मतलब ये हो गया कि एच आई बटे एच आई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर हो गई। ऐसा कौन से दर्पण में होता है, समतल दर्पण में। कौन से दर्पण में, समतल दर्पण में। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर हो गई, ऐसा कौन से दर्पण में होता है बेटा, समतल दर्पण में होता है, ठीक है? फिर एक चीज क्या आ गई, अगर m की वैल्यू, इसे काटो एक मिनट, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए, है ना, और m की वैल्यू कैसी आ जाए, 1 से छोटी आ जाए, और m की वैल्यू किसके बराबर आ जाए, 1 के बराबर आ जाए, तो याद क्या रखना है, m की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो याद क्या रखना है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। m की वैल्यू 1 से छोटी है तो क्या याद रखना है, उत्तल दर्पण। और m की वैल्यू 1 के बराबर है तो क्या याद रखना है, समतल दर्पण। क्या याद रखना है, समतल। और उत्तल के साथ हमेशा, अवतल के साथ हमेशा याद रखना है, उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, प्लस कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा बेटा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। लेकिन जो ये अवतल और जो समतल है, उत्तल और समतल, ये केवल कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं, आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं बेटा, आभासी प्रतिबिंब। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, जल्दी बताएं सब लोग। चलो अब आगे चलते हैं। देखो दो फॉर्मूले निकल कर आए, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र। अब यहां से दो चीजें याद रखनी है। अगर तुमको यहां से मैंने बताया था f निकालना है तो कैसे कर सकते हो, u इंटू वी अपॉन वी प्लस यू। ऐसे तुम यहां से क्या निकाल सकते हो, डायरेक्ट f निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, f निकाल सकते हो। और अगर तुमको यहां से v निकालना है तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू। तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू, नीचे क्या आ जाएगा, u इंटू एफ, ऊपर आ जाएगा u माइनस एफ। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u इंटू एफ। v बराबर कितना हो जाएगा, यहां से v बराबर हो जाएगा u इंटू एफ अपॉन, नीचे कितना आ जाएगा, u माइनस एफ। नीचे कितना आ जाएगा, u माइनस एफ। समझ में आ गई बात। यहां से क्या निकाल सकते हो आप, v निकाल सकते हो। सिमिलरली ये फॉर्मूला है कि 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। v क्या है यहाँ पे, प्रतिबिंब की स्थिति, किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। v क्या है यहाँ पे, प्रतिबिंब की दूरी।
और u क्या है यहाँ पे, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है। हाँ अब देखो ये तुमको बता ही दिया है कि लेंस के दर्पण के लिए क्या हो सकता है, एच आई अपॉन एच ओ बराबर माइनस वी अपॉन यू, और लेंस के लिए एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू के बराबर हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आगे चले हम लोग। हाँ अब बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तनांक में क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन में सबसे पहला फॉर्मूला ये याद रखना है कि अपवर्तनांक क्या होता है। क्या होता है बेटा, अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू कितना होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। और ये जो निर्वात, या हम इसको अपने सिलेबस में निर्वात को क्या पढ़ते हैं, वायु पढ़ते हैं, एयर पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे सिलेबस में निर्वात और एयर कैसा होता है, समान होता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक। और ये जो होता है C, इसकी वैल्यू होती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, तुमको पता ही है। तो यहां से क्या निकल कर आया, म्यू इज इक्वल टू C अपॉन V, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। सही है यहां तक, कोई दिक्कत किसी को, लिख के बताओ जल्दी। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे वायु में माध्यम में प्रकाश की चाल। अब एक टर्म ऐसा होता है कि कहीं पर ऐसा लिखा है μ12, मैं तुमको पहले भी बता चुका हूं कि μ12 का मतलब ये हो गया, एक चीज कहां लिखी है, एक चीज पैरों में लिखी हुई है और एक चीज कहां लिखी हुई है, एक उसके बराबर में। तो 1 का क्या मतलब हो गया और 2 का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया माध्यम, माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 का अपवर्तनांक किसके, 2 के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, 2 के, यानी कि 2 के रेस्पेक्ट में माध्यम 1 का अपवर्तनांक। अब यहां पर एक चीज ये देखो, इसके पैरों में क्या आ रहा है, v आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, जो अपवर्तनांक है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, इसकी चाल के। यानी जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी, और जिस माध्यम में अपवर्तनांक कैसा होगा, कम होगा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल बेटा कैसी होगी, ज्यादा होगी, उस माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। क्लियर है यहां तक, लिख के बताओ जल्दी, उस माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होगी, ज्यादा होगी। अब देखो इसको लिखने के और तरीके, कहीं पर μ1 बटे μ2 तुमसे पूछ ले तो तुमको लिखना है v2 बटे v1, क्या लिखना है, v2 बटे v1। और तुमको एक चीज ये पता होती है कि v2 बराबर कितना होगा, f लैम्डा 2, f लैम्डा 2, यानी प्रकाश की चाल बराबर आवृत्ति की गुणा किससे करोगे, उसकी तरंग दैर्ध्य से। और तुमको पता है जो आवृत्ति होती है वो कैसी रहती है, माध्यम चेंज होने पर भी कैसी रहती है बेटा, समान रहती है। जो आवृत्ति होती है कैसी रहती है, समान, माध्यम चेंज करोगे लेकिन आवृत्ति चेंज नहीं होती, आवृत्ति कैसी रहती है, समान रहती है। और v1 को क्या लिखोगे आप, f लैम्डा 1, v1 को कैसे लिखोगे, f लैम्डा 1। तो यहां से μ1 बटे μ2 इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा 2 बटे लैम्डा 1 इज इक्वल टू v2 बटे v1। ये क्या निकल कर आ गया, तुम्हारा अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला निकल कर आ गया। जैसे मैंने दोनों लिखा कि μ1 बटे μ2 बराबर कितना आ गया, v2 बटे v1, और μ1 बटे μ2 इज इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा 2 बटे लैम्डा 1, लैम्डा 2 बटे लैम्डा 1। सही है बात यहां तक, ठीक। हाँ स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या कहता है कि मेरे पास दो माध्यम है, ये मेरे पास क्या है, माध्यम 1, और ये मेरे पास क्या है, माध्यम 2। पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। एक माध्यम 1 है और एक माध्यम 2, और यहां पर जो ये कौन सा कोण बन रहा है, इसको कहते हैं हम आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण। और जो R बन रहा है इसको कहते हैं अपवर्तन कोण, क्योंकि ये अपवर्तन के बाद आ रहा है, इसको बोलते हैं बेटा अपवर्तन कोण। तो याद क्या रखना है कि μ1 sin I बराबर किसके होता है, μ2 sin R के, ये फॉर्मूला याद रखना है। और अगर मैं यहां से करूं कि sin I बटे sin R, sin I बटे sin R करूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, μ2 बटे μ1 के। और ये जो sin I बटे sin R है, इसको μ2 बटे μ1 को मैं कैसे लिख सकता हूं, दो का अपवर्तनांक माध्यम का किसके सापेक्ष, 1 के। यानी sin I बटे sin R का जो मान हो जाएगा वो कैसा निकल कर आता है, नियतांक निकल कर आता है बेटा। कैसा निकल कर आता है, नियतांक निकल कर आता है। क्लियर है यहां तक बात, कोई दिक्कत किसी को। sin I बटे sin R का मान नियतांक निकल कर आता है। और अगर कोई मुझसे ये पूछ ले यहां से कि sin I कैसे प्रोपोर्शनल होता है, तो आप याद रखना कि sin I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है sin R के। और उसका ग्राफ अगर कोई मुझसे पूछे किस किस के बीच, तो ग्राफ पूछ सकता है किस किस के बीच, sin I वर्सेस किसके, sin R के। वो कैसा जाता है बेटा, स्ट्रेट लाइन जाता है।
और इसकी अगर प्रवणता पूछ ले, इसकी प्रवणता पूछ ले साइन आई बटे साइन आर के ग्राफ की, तो वो होती है म्यू टू बटे म्यू वन। इसकी प्रवणता कितनी होती है? म्यू टू बटे म्यू वन। ठीक है, यहां तक बात, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। हाँ, अब क्या याद रखना, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है कि क्रांतिक कोण वह कोण सघन माध्यम में, वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए। यानी कि यहाँ पे कितना हो जाए अपवर्तन कोण आर का मान? 90 डिग्री हो जाए। कौन से माध्यम में? विरल माध्यम में। कौन से माध्यम में? विरल माध्यम में। विरल माध्यम में, ठीक है। और ये कौन सा माध्यम होता है? सघन। और हमेशा याद ये रखना है कि जो, हमेशा याद क्या रखना है? हमेशा याद ये रखना है जो क्रांतिक कोण होता है ना साइन सी, हमेशा ये याद रखो साइन सी बराबर होता है छोटा अपवर्तनांक, छोटा अपवर्तनांक बटे बड़ा अपवर्तनांक। मैंने क्लास में भी तुमको बताया था ये बात, ठीक है, बटे बड़ा अपवर्तनांक, बटे बड़ा अपवर्तनांक, ठीक है, छोटा अपवर्तनांक बटे बड़ा अपवर्तनांक, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? लेंस की संयोजन क्षमता, लेंस की क्षमता, ठीक है। एक मिनट बताओ क्या क्या। बताओ कुछ प्रॉब्लम हो तो बेटा। हाँ भाई, क्या आता है? लेंस की क्षमता। तुमको याद क्या रखना है? लेंस की क्षमता में क्या याद रखना है? लेंस की क्षमता में याद रखना है एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f, जब फोकस दूरी कैसी हो? मीटर में हो। और एक होता है P इज इक्वल टू 100/f, जब फोकस दूरी कैसी हो बेटा? सेंटीमीटर में हो। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये याद रखना है। और दूसरी चीज क्या है? लेंसों की संयोजन क्षमता, यानी कि अगर 5-6 लेंस दे रखे हैं तो आपस में उनकी क्षमता को जोड़ दो, और अगर फोकस दूरी निकालनी है तो 1/f में ले लो कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4। ठीक है, आगे चले। हाँ, ये क्या ध्यान रखना है? देखो, ये ध्यान ये रखना है कि P बराबर कितना होता है? 1/f। P बराबर कितना होता है? 1/f, ठीक है। तो तुमसे ये पूछा जाए कि दो ग्राफ बता दो मुझे, किस किस के बीच ग्राफ बता दो? P और F के बीच, और एक ग्राफ बता दो P और 1/f के बीच। तो तुमको यार बताया था मैंने, P और F जो है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या आएगा? P और F एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्योंकि मुझको पता है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा किसके है? F के यहाँ पे। और यहाँ पर क्या आती है? स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। और दो टाइप के लेंस होते हैं, एक होता है अभिसारी लेंस और एक होता है अपसारी लेंस। अगर कहीं पे तुमको अभिसारी लेंस दिखे यानी उत्तल लेंस दिखे, तो उसके लिए फोकस दूरी और पावर कैसी लेनी है? पॉजिटिव लेनी है। और अपसारी लेंस दिखे तो उसके लिए फोकस दूरी और पावर कैसी लेनी है? निगेटिव लेनी है। ठीक है, बात यहाँ तक? कोई तुम लोगों को कोई परेशानी दिक्कत यहाँ तक? हाँ भाई, तो जो भी रिवीजन कराना था मैंने यहाँ यहीं तक कराना था, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही थे हमारे लिए, क्योंकि जो जामिया के पेपर में थ्योरेटिकल आने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और यार अच्छे से पेपर दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल को आप पेपर दें और अच्छा ना हो पेपर बाय द वे किसी रीजन से, तो एएमयू वाला जो पेपर है वो खराब नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि उसके लिए अभी भी 14 से 15 दिन आपके पास बचेंगे, जिसकी वजह से आप उसमें अच्छा कर सकते हैं ना। और एक पेपर वैसे भी डिसाइड नहीं करता कि क्या होता है क्या नहीं होता लाइफ में। जामिया में नहीं होगा, एएमयू में हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा कहीं और हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एक पेपर पे डिप्रेस्ड हो, एनजाइटी हो, जो भी चीज़ हो, बस जैसा भी पेपर हो आप लोग अच्छे से दीजिए। और मिलते हैं क्लास में कल का पेपर देने के बाद परसों, और फिर कंटिन्यू करते हैं एएमयू की प्रिपरेशन। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।